मार्क एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विद्यार्थियों। आज हम अपने इस क्लास में साइंस क्लास 10 चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स के सभी क्वेश्चन आंसर के सॉल्यूशन को आपके साथ वन शॉट में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। सबसे पहले बच्चों हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी जनरली नॉट शोन बाय मेटल्स। मेटल क्या नहीं शो करते? इलेक्ट्रिकल कंडक्शन शो करते हैं, सोनोरस होते हैं, डक्टिलिटी होती है, ये नहीं होती। तो डलनेस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मेटल जो है डलनेस जनरली नहीं शो करते, उनका सरफेस लस्टरस होता है, चमकदार होता है। ऑप्शन सी। सेकंड, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। इस वायर में चेंज करने की एबिलिटी को डक्टिलिटी कहते हैं बच्चों, तो मेटल को हम डक्टाइल इसीलिए कहते हैं। ऑप्शन ए। एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। यानी एल्यूमिनियम को हम कुकिंग यूटेंसिल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो किस कारण से करते हैं? गुड थर्मल कंडक्टिविटी इसलिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट इसलिए। ठीक है, अब यूटेंसिल्स में डक्टिलिटी का या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का तो रोल है नहीं, तो ऑप्शन फर्स्ट और फोर्थ सही जा रहा है, दैट मींस ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर। मतलब इनमें से कौन सा है मेटल जो कोल्ड और हॉट वाटर दोनों से रिएक्ट नहीं करता है? सोडियम तो करता है, कोल्ड से ही करता है, कैल्शियम भी कोल्ड से करता है, मैग्नीशियम भी हॉट से करता है, ये आयरन है जो स्टीम से करता है, ना कोल्ड से ना हॉट से। तो राइट ऑप्शन डी होना चाहिए इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड या ऑक्साइड्स ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन ऑन प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। अगर आयरन का स्टीम से रिएक्शन होगा तो आयरन ये बनेगा आपका रस्ट, आयरन ऑक्साइड Fe3O4। रिएक्शन आपके सामने है, Fe प्लस H2O स्टीम के रूप में है, इसलिए G लगा हुआ है, ये स्टीम दिखाने के लिए। Fe3O4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस, इसे हम रस्टिंग भी कहते हैं, रस्टिंग का रिएक्शन है बच्चों। नाउ वी हैव सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर। कैल्शियम अगर पानी के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम का वो हाइड्रोक्साइड बनता है। पहले कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, वो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो ऑप्शन देखते हैं, माफ करिएगा, ऑप्शन के हिसाब से हमें देखना है। इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, करता है, गलत है ये। इट रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर, हाँ करता है। इट रिएक्ट लेस वायलेंटली विद वाटर। बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम, ये बात तो ठीक है। इट रिएक्ट लेस वायलेंटली, अगर लेस करते हैं तो कंपैरिजन हो जाता है ना कि जैसे सोडियम से और पोटेशियम से कंपेयर करें तो लेस है। तो थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन कौन सा जा रहा है? ये डी। नाउ वी हैव सेवंथ क्वेश्चन, जनरली मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल एसिड से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट गिव हाइड्रोजन ऑन, वो तो सबको पता है, नाइट्रिक एसिड। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जब ये मेटल इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो फिर ये हाइड्रोजन गैस की जगह पर H2O वाटर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, लेकिन इसमें भी मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, नाइट्रिक एसिड। ऑप्शन सी। नाउ वी हैव द कंपोजिशन ऑफ एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया की जो कंपोजिशन है वो कंसंट्रेट HCl और कंसंट्रेट HNO3 3:1 में होते हैं, तो एक्वा रेजिया बनता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा डाइल्यूट है, हाँ तो ऑप्शन सी। कुछ ज्यादा जल्दी में लग रहे हैं हम। नाइन्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड। कौन सा आयनिक नहीं है? KCl तो है, HCl और CCl4 ये दोनों आयनिक नहीं है। मतलब ऑप्शन नंबर 2, 3 किस में जाता है? बी में, ऑप्शन बी। Which one of the following property is not generally exhibited by ionic compound? ionic compound कौन सी प्रॉपर्टी नहीं दिखाता है? solubility in water दिखाता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड ये नहीं दिखाता, सॉलिड स्टेट में ये नहीं दिखाता, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टेन स्टेट होता है, यानी ऑप्शन बी नहीं दिखाता ये। Which of the following metal exist in their native state in nature? नेटिव यानी अपनी प्योर फॉर्म में कौन सा मेटल एग्जिस्ट करता है? कॉपर, गोल्ड, जिंक और सिल्वर। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 और 4 है कोई? 2 और 4 बोले तो सी, गोल्ड और सिल्वर। मेटल आर रिफाइंड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड, अलग अलग मेथड से मेटल को रिफाइन किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से कौन से मेटल रिफाइन किए जाते हैं? इसमें गोल्ड, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम। तो यहाँ पर गोल्ड और कॉपर होना चाहिए, ए, यू और सी यू, ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है। प्रॉपर ना आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जहां पे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग दी हुई है ना, वहां पे प्रॉपर इस चीज को मेंशन भी किया हुआ है। कुछ मेटल्स के नाम गोल्ड, कॉपर, जिंक, इनका मेंशन किया हुआ है पैराग्राफ में। ऑप्शन ए बोले तो फर्स्ट सेकंड, ओके। हाँ, ऑप्शन में था क्या वहां पे? हाँ, सिल्वर भी होता है। सिल्वर आर्टिकल बिकम ब्लैक ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एयर, दिस इज ड्यू सिल्वर सल्फाइड होता है। ये तो हमने पहले सेकंड चैप्टर में भी शायद फर्स्ट में Ag2S, ऑप्शन सी सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड के कारण सिल्वर जो है ब्लैक हो जाता है। गैल्वेनाइजेशन इज मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग, गैल्वेनाइजेशन में जिंक की कोटिंग करते हैं, ऑप्शन सी रस्टिंग से बचाने के लिए। स्टेनलेस स्टील इज वेरी यूजफुल मटेरियल फॉर आवर लाइफ, इन स्टेनलेस स्टील आयरन इज मिक्स्ड विद, आयरन में निकिल और क्रोमियम मिलाता है, मतलब आयरन में निकिल और क्रोमियम, साथ में कार्बन भी होता है, पर वो कार्बन पहले ही मिला हुआ उसमें आयरन बनाने, उसको हार्ड करने के लिए। ऑप्शन ए। If copper is kept open in air, it slowly loses its shining brown surface and gains a green coating. It is due to formation of copper carbonate. कॉपर कार्बोनेट के कारण कॉपर जो है ग्रीन कलर का हो जाता है, उसके ऊपर ग्रीन कलर की एक कोटिंग हो जाती है। ऑप्शन बी। जनरली मेटल आर सॉलिड इन नेचर, मेटल वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, मरकरी, Hg, ऑप्शन डी। मरकरी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाई जाती है बच्चों। Which of the following metal are obtained by electrolysis of their chloride in molten state? इलेक्ट्रोलाइसिस से कौन सी मेटल ऑब्टेन होती है? वो सोडियम पोटेशियम वाले होते हैं, सोडियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर। नो, सोडियम कैल्शियम हो सकता है, ऑप्शन में 1 2 हो सकता है, ऑप्शन 1 2 में डी ऑप्शन है, ठीक है। जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है उनको जनरली हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से ऑब्टेन करते हैं। जनरली नॉन मेटल आर नॉट लस्ट्रस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस? आयोडीन होता है, नॉन लस्ट्रस है, नॉन मेटल भी है प्लस लस्ट्रस भी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल वुड बी डिस्प्लेस फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स साल्ट्स बाय अदर 3 मेटल? बाकी 3 से कौन डिस्प्लेस होगा? कॉपर होगा, मैग्नीशियम, नहीं ना कॉपर नहीं, Ag सिल्वर, सिल्वर डिस्प्लेस है क्योंकि मैग्नीशियम और जिंक और कॉपर तीनों ही सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये तीनों सिल्वर को इसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर सकते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन से। तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ऑप्शन बी है। मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव, उससे कम जिंक, उससे कम कॉपर, सबसे कम सिल्वर, तो सिल्वर डिस्प्लेस होगा सबसे। 2 ml of each concentrate HCl, HNO3 and a mixture of concentrate HCl and concentrate HNO3 in the ratio 3:1 were taken in the test tube A, B and C, यानी 3 है। एक टेस्ट ट्यूब में HCl है 2 ml कंसंट्रेट है, दूसरे टेस्ट ट्यूब बी में HNO3 है, वो भी 2 ml है कंसंट्रेट है, और टेस्ट ट्यूब सी में HCl और HNO3 3:1 में है, वो भी कंसंट्रेट है, यानी एक्वा रेजिया बना दिया सी में एक्वा रेजिया बन रहा है। नो चेंज अकर्ड इन टेस्ट ट्यूब, अ स्मॉल पीस ऑफ मेटल वाज पुट इन ईच टेस्ट ट्यूब, नो चेंज, यानी उस टेस्ट ट्यूब में तीनों में अलग अलग में एक छोटा पीस डालते हैं मेटल का, और ए और बी में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन जो सी वाला है बट मेटल गॉट डिसॉल्व इन टेस्ट ट्यूब सी रिस्पेक्टिवली, सी में यानी जिसमें एक्वा रेजिया है, द मेटल कुड बी, तो ये गोल्ड हो सकता है, गोल्ड को ही वो मेल्ट कर देता है वो, तो इसका ऑप्शन बी होना चाहिए। एलॉय क्या होता है बच्चों? एलॉय एक एलिमेंट है, कंपाउंड है, होमोजेनियस मिक्सचर है। एलॉय जो होता है एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। क्लास 9 में एक चैप्टर आपने पढ़ा था, इज मैटर अराउंड अस प्योर, वहां पे सॉल्यूशन की एक बात हुई थी। सॉल्यूशन भी एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, एलॉय को हम सॉल्यूशन में ही रखते हैं, एलॉय एक सॉल्यूशन होता है, पर होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल है, ऑप्शन सी। एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स कंसिस्ट ऑफ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसका बना होता है? तो उसमें नेगेटिवली चार्ज एनोड, नो, पॉजिटिव चार्ज एनोड हाँ, नेगेटिव चार्ज कैथोड हाँ, यानी 3 और 4, ऑप्शन बी। भाई एनोड जो होगा पॉजिटिव होगा, कैथोड नेगेटिव होगा, ये तो लॉजिक है सिंपल सा। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ जिंक, जब जिंक का इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं गैट्स, जिंक कैथोड पे डिपॉजिट होगा, क्योंकि आपको पता है मेटल हमेशा कैथोड पे डिपॉजिट होती है, प्योर मेटल, तो डिपॉजिट ऑन द कैथोड, ए ऑप्शन। An element A is soft and can be cut with a knife. This is very reactive to air and cannot be kept open in air. It react vigorously with water. Identify the element from the following. सोडियम, फास्फोरस है, कैल्शियम, सोडियम होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव में सोडियम ही है।
ऑप्शन आपके पास बी है। एलॉय आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल विद मेटल और नॉन मेटल। एलॉय जो होता है उसमें मेटल और नॉन मेटल मिला देते हैं, दोनों मेटल भी हो सकते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग एलॉय कंटेन वन मेटल एंड एज वन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट वन नॉन मेटल। मतलब इसमें नॉन मेटल एक होना चाहिए, स्टील में होता है, स्टील में कार्बन होता है। निकल क्रोमियम तो होता ही, वो तो मेटल ही है, साथ में उसमें कार्बन भी होता है हार्ड करने के लिए, तो इसका ऑप्शन डी होना चाहिए जिसमें एक नॉन मेटल भी है। मतलब पहले आयरन सॉफ्ट होता है, उसमें कार्बन मिलाते हैं वो हार्ड हो जाता है, फिर उसमें निकल और क्रोमियम मिलाते हैं तो वो बन जाता है स्टील, स्टेनलेस स्टील। 27 विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर मैग्नीशियम मेटल। मैग्नीशियम मेटल के लिए कौन सी बात गलत है? इट बर्न्स इन ऑक्सीजन विद डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, ये तो सही है, पहले चैप्टर की पहली एक्टिविटी है। इट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम हॉट वाटर से करता है, कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करता है, तो ये बात गलत है, यही शायद इसे फाइंड आउट भी करना था। बाकी सब सही होंगे, ऑप्शन बी होना चाहिए इसका। लेट्स सी, हाँ ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग एलॉय कंटेन मर्करी एज वन ऑफ इट्स। मर्करी अगर किसी एलॉय में एक कंपोनेंट हो उसे अमलगम कहते हैं, तो जिंक अमलगम हो सकता है इसका आंसर, ऑप्शन डी। रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर्म्स कंपाउंड जेड। एक्स और वाई के रिएक्शन जेड बनता है। एक्स लूजेज इलेक्ट्रॉन यानी एक्स मेटल हो गया, वाई गेन्स इलेक्ट्रॉन वाई नॉन मेटल हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट शोन बाय जेड। जेड क्या नहीं शो करेगा? हाई मेल्टिंग पॉइंट शो करेगा क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है। अगर इलेक्ट्रॉन के गिव एंड टेक से कोई कंपाउंड बन रहा है तो वो आयनिक कंपाउंड है, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, सही है। लो मेल्टिंग पॉइंट ये सही नहीं है, तो नॉट शोन वाले में ऑप्शन में यही आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, हाँ करता है। अकर्स एज सॉलिड, ये भी करता है, तो ऑप्शन बी होना चाहिए इसमें। नाउ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ थ्री एलिमेंट एक्स वाई जेड आर। एक्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8, वाई का है 2 8 7 और जेड का है 2 8 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? एक्स मेटल है ना, मेटल नहीं है, ये नोबल गैस हो सकता है। वाई कौन सा करेक्ट देखना, वाई एक मेटल है ना, नॉन मेटल है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। और जेड एक नॉन मेटल है ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, ये मेटल है। वाई इज नॉन मेटल, हाँ ये ठीक है, और जेड इज ए मेटल, ये भी ठीक है। ऑप्शन डी सही होना चाहिए क्योंकि मेटल में इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है, नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है, उस हिसाब से आपको देखना है। ऑप्शन डी। ऑल्दो मेटल्स फ्रॉम बेसिक ऑक्साइड, हाँ ठीक है बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम और जिंक दोनों के होते हैं, ऑप्शन में एल्यूमिनियम है, तो ऑप्शन सी होना चाहिए करेक्ट। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वे ऑक्साइड्स होते हैं जो दोनों तरह का नेचर शो करते हैं, एसिडिक एज वेल एज बेसिक। एसिड से रिएक्ट करके भी वो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, बेस से रिएक्ट करके भी सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। जनरली नॉन मेटल आर नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाँ ठीक है, जनरली नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर नहीं होते। विच ऑफ द फॉलोइंग गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट होगा, नॉन मेटल एक्सेप्शन में आता है ये। इलेक्ट्रिकल वायर हैव ए कोटिंग ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, द मटेरियल जनरली इज यूज्ड पीवीसी। पीवीसी से हम इलेक्ट्रिकल वायर में इंसुलेटिंग वो करते हैं, कवरिंग करते हैं, इंसुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं पीवीसी। पॉलीविनाइल क्लोराइड। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल लिक्विड, नॉन मेटल और लिक्विड ऑफ ब्रोमीन, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो केमिकल रिएक्शन, इनमें किसमें केमिकल ज्यादा रिएक्टिव होगा वहीं पे केमिकल रिएक्शन होगा। मैग्नीशियम सल्फेट का इससे नहीं होगा क्योंकि आयरन इससे कम रिएक्टिव है, आयरन इससे भी कम रिएक्टिव, इसमें भी नहीं होगा। लेड इससे भी कम रिएक्टिव, ये वाला होगा, डी ऑप्शन, क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इनके सॉल्ट सॉल्यूशन से, तो ऑप्शन डी। Which one of the following figures correctly describe the process of electrolytic refining? इसमें कौन सा फिगर सही दिखा रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग को? इसमें एनोड आपका ये है एनोड और ये कैथोड है, की लगा हुआ है। एनोड नेगेटिव, ये यहाँ पे गलती हो रही है, एनोड पॉजिटिव होता है, तो ये फिगर गलत है, पहला वाला ए वाला। दूसरे वाले में कैथोड पॉजिटिव है और कैथोड नेगेटिव है, साफ हाँ ठीक है, लेकिन एनोड मर्ड गलत दिखा रखा है, ये एनोड के नीचे होना चाहिए। दूसरा फिगर भी गलत है फिलहाल तो,
अब तीसरी फिगर को देखते हैं, एनोड, और से ये कॉपर यहाँ डिजोल्व होगा और कैथोड पर डिपॉजिट होगा, एनोड बंद में नीचे, ये ठीक है। फिगर सी ठीक है। यह इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में यही देखना होता है। एनोड जो होता है वो इम्प्योर मेटल का थिक रॉड होता है, कैथोड प्योर मेटल की थिन स्ट्रिप होती है, और जो इम्प्योरिटीज डिजोल्व नहीं होती इलेक्ट्रोलाइट में वो एनोड के नीचे डिपॉजिट हो जाती है, इसे एनोड मड भी कहते हैं। इस हिसाब से ये फिगर सी वाला ठीक लग रहा है। एक बार डी पे भी नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर एनोड पॉजिटिव से है, लेकिन यहाँ पे ये गलत दिखाया हुआ डिपोजिशन। यहाँ दिखा रहे हैं कि कैथोड से निकल के आ रहा है मेटल और एनोड पर डिपॉजिट हो रहा है, जो कि गलत है। बाकी चीजें तो बाद में भी देखेंगे, जो गलती है वो दिख गई है, ठीक है। तो राइट फिगर आपका सी वाला है बच्चों। नाउ वी हैव शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। इकबाल ट्रीटेड लस्ट्रस डाइवेलेंट मेटल एम विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। डाइवेलेंट जिसकी वैलेंसी 2 है, एम कोई मेटल है जिसकी वैलेंसी 2 है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये रिएक्ट कर रहा है। ही ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स इन रिएक्शन मिक्सचर। हाइड्रोजन गैस बनेगी। मेटल जब बेस से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस बनाता है। ही मेड द सेम ऑब्जर्वेशन व्हेन दिस एलिमेंट वाज ट्रीटेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाँ, वो भी एसिड के साथ भी वही होता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मेटल का रिएक्शन जब होता है। सजेस्ट हाउ कैन ही आइडेंटिफाई द प्रोड्यूस्ड गैस। अब ये जो गैस बनेगी उसको पता करना है कि कैसे आप उसे पता करोगे। वही बर्निंग कैंडल वाला एक्टिविटी कर सकते हो आप, है ना, पॉप साउंड के साथ वो बर्न करेगा। द प्रोड्यूस्ड गैस कैन बी आइडेंटिफाइड ब्रिंगिंग ए बर्निंग मैच स्टिक नियर द रिएक्शन वेसल, द पॉप साउंड इज प्रोड्यूस्ड। तो मेटल एम का जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन हो रहा है तो ये सोडियम एम करके जो मेटल का नाम होगा वो बन रहा है यहाँ पे, और हाइड्रोजन गैस। और यार HCl से कर रहे हैं तो भी सॉल्ट बन रहा है। एम मतलब एक सिंबल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं मेटल का, यहाँ कोई नाम नहीं है, नाम कुछ भी हो सकता है। डाइवेलेंट में कैल्शियम भी होता है और मैग्नीशियम भी होता है, 2 वैलेंसी वाला, और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। द एलिमेंट इज मेटल। केमिकल रिएक्शन बता दिया आपका, यहाँ पर मेटल का बेस के साथ, मेटल का एसिड के साथ सॉल्ट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रही है। हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग तो आपको मेरे ख्याल से पहले चैप्टर से रट गई है, पॉप साउंड के साथ बर्न करता है। Now we have 38th. During extraction of metal, electrolytic refining used to obtain pure metal. During extraction of metals, electrolytic refining used to pure metals. Okay. Which metal will be used as anode and cathode for refining of silver metal by this process? अब मान लो सिल्वर मेटल की रिफाइनिंग करनी है तो एनोड जो होगा वो इम्प्योर सिल्वर मेटल होगा, एनोड इम्प्योर होगा थिक रॉड, और कैथोड थिन स्ट्रिप होगी, वो भी सिल्वर की ही होगी। सजेस्ट सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, तो सिल्वर का सॉल्ट, सिल्वर नाइट्रेट भी हो सकता है। और इन दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वेयर डू वी गेट प्योर सिल्वर, तो प्योर सिल्वर कैथोड में मिलेगा। ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में हमने पढ़ रखा है अच्छे से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आया था। एनोड इम्प्योर सिल्वर है, कैथोड प्योर सिल्वर है, इलेक्ट्रोलाइट सिल्वर का सॉल्ट जैसे सिल्वर नाइट्रेट हो सकता है, वी गेट प्योर सिल्वर एट कैथोड। Why should the metal sulfides or carbonates be converted to metal oxide in the process of extraction of metal from them? मतलब मेटल के जो सल्फाइड या कार्बोनेट होते हैं उनको सबसे पहले हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि ऑक्साइड से मेटल ऑब्टेन करना आसान होता है, रिडक्शन प्रोसेस चीप एंड इजी होती है, इसीलिए ये जो सल्फाइड होता है उसका रोस्टिंग करके ऑक्साइड ले लेते हैं, और कार्बोनेट का कैल्सिनेशन करके भी ऑक्साइड प्राप्त करते हैं, फिर उसका रिडक्शन कर लेते हैं, मेटल मिल जाता है, बाद में उसका रिफाइनिंग कर लेते हैं। इट इज इजियर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड एज कंपेयर टू सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स। इजियर भी है और चीप भी होता है, सस्ता भी होता है ऑक्साइड से मेटल को प्राप्त करना। कार्बन का इस्तेमाल करते हैं ना फिर उसमें कोयले वगैरह का रिडक्शन के लिए। 40th, जनरली मेटल्स आर ट्रीटेड विद मिनरल एसिड, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। ठीक है, मेटल रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन गैस बनता है जनरली। बट व्हेन मेटल, यानी अगर मैग्नीज और मैग्नीशियम को छोड़ दें और उनका रिएक्शन SnO3 से कराएं बाकी मेटल्स का, तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है बल्कि वाटर बनता है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देता है। पर ये
मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ नहीं होता। मैग्नीज और मैग्नीशियम अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। बाकी अदर मेटल्स की बात करें, कॉम्प्लेक्स नहीं सॉरी कंपाउंड एक्स एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक। ठीक है, यानी आपका यहाँ पे आयरन ऑक्साइड का थर्मिट रिएक्शन, आयरन ऑक्साइड का एल्यूमिनियम से रिएक्शन करते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन भी मोल्टन स्टेट में बनता है, जिससे फिर हम रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए या मशीनों के पार्ट्स वगैरह को करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सी द आंसर हियर। आयरन एक्स है आयरन ऑक्साइड, थर्मिट रिएक्शन है और रिएक्शन एल्यूमिनियम का आयरन ऑक्साइड से हो रहा है तो आयरन प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हीट। When a metal X is treated with cold water, it gives a basic salt. मेटल कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है यानी कैल्शियम हो सकता है ना। When metal X is treated with cold water, it gives a basic salt Y with molecular formula XOH, molecular mass 40। ये 40 तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है 40। देखो NaOH, इसका 23, इसका 16 और इसका 1, ये पूरा प्लस करके आ रहा है आपका 40। एंड लिबरेट अ गैस जेड विच इजिली कैचेस फायर। जेड तो आपको पता है हाइड्रोजन गैस है। आइडेंटिफाई एक्स मेटल यानी सोडियम हो सकता है और वाई बेसिक सॉल्ट वाई विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्सो बेसिक सॉल्ट क्यों बोल रहा है यार। let's see सोडियम है YNOH है, प्लस इसका अगर सॉल्ट बनेगा वो बेसिक होगा। यहाँ पर बन तो XOH यानी बन रहा है ये NaOH और Z जो हाइड्रोजन गैस है, रिएक्शन याद रखा है सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस सोडियम कार्बोनेट वगैरह जो इसका सॉल्ट होता है बेसिक होता है, दैट माइट बी, बट ये सॉल्ट तो नहीं कह सकते इसे हम XOH को। Now we have 43. A non-metal X exists in two different form X and Y. कार्बन हो सकता है, X is hardest only Y is hardest in डायमंड हो गया, Z is good कंडक्टर ये ग्रेफाइट हो गया, X कार्बन हो गया, Y डायमंड हो गया और Z ग्रेफाइट हो गया। कार्बन चैप्टर उठा के लिया यहाँ पर क्योंकि चैप्टर नाम मेटल नॉन मेटल है ना, तो मेटल नॉन मेटल की बात कर रहे हैं। 44. The following reaction takes place when aluminum powder is heated with मैग्नीज डाइऑक्साइड। यहां पर मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम पाउडर को हीट कर रहे हैं तो मैग्नीज मेटल जो लिक्विड स्टेट में है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, और ये थर्मिट रिएक्शन जैसा है। इज एल्यूमिनियम गेटिंग रिड्यूस, क्या एल्यूमिनियम रिड्यूस हो रहा है ना, ये तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये रहा एल्यूमिनियम और ऑक्सीडाइज होकर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। इज MnO2 गेटिंग ऑक्सीडाइज, नो, ये रिड्यूस हो रहा है। हाँ तो ये पूछ रहे हैं No, oxygen is added to aluminum, therefore it is oxidizing. No, since manganese has lost oxygen, therefore it is getting reduced. What are the constituents solder alloy? Solder alloy जो है उसमें क्या क्या होता है? Which property of solder makes it suitable for welding electrical wires? और किस कारण से इसे हम इलेक्ट्रिकल वायर को ज्वाइन करने में इस्तेमाल करते हैं? लेड और टिन है ना, सोल्डर में लेड और टिन होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, इसीलिए वेल्डिंग के काम आता है, इलेक्ट्रिकल वायर्स को जोड़ने के काम आता है। सोल्डर एलॉय है जिसमें लेड और टिन होता है। 46. अ मेटल ए विच इज यूज फॉर थर्माइट रिएक्शन, यानी वही मतलब एल्यूमिनियम भी हो सकता है। लेट्स सी आगे। व्हेन हीटेड विद ऑक्सीजन गिव्स एन ऑक्साइड बी विच इज एन एम्फोटेरिक। हाँ एम्फोटेरिक आ गया। आइडेंटिफाई ए एंड बी। ए तो हो गया आपका एल्यूमिनियम हो सकता है और बी एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो सकता है और फिर इसका HCl से और NOH से रिएक्शन भी कर सकते हैं। और ये जो है ना जिंक से भी हो सकता है ना रिएक्शन, तो आयरन वाला थर्मिट रिएक्शन जिंक से भी हो सकता है। ए एल्यूमिनियम हो गया, बी आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का HCl से रिएक्शन करेंगे तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 और वाटर, सॉल्ट और वाटर। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बेस से रिएक्शन कर रहे हैं तो सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 और वाटर।
A metal that exists as a liquid at room temperature is obtained by heating its sulfide in the presence of air. Mercury है. The metal, identify the metal and its ore, cinnabar, HGS. मरकरी के ओर को सिनाबार कहते हैं, HGS कहते हैं. और गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व, और रिएक्शन एनसीईआरटी में आपने क्लियर पढ़ा हुआ है. मेटल लो इन द एक्टिव सीरीज कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिड्यूसिंग सल्फाइड बाय हीटिंग. मरकरी है. Mercury is the only metal that exists at liquid at room temperature. It can be obtained by heating cinnabar, HGS, sulfide ore of mercury. तो ये सिनाबार को जब एयर की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं तो ये मर्क्यूरी का ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस, फिर उसको फर्दर हीट कर रहे हैं जब, तो रिडक्शन हो रहा है इसका मर्क्यूरी और ऑक्सीजन. तो ये आपका एग्जांपल हो गया सिनाबार का. Give the formula of the stable binary compound that would be formed by the combination of the following pair of element. मतलब जब ये मैग्नीशियम और नाइट्रोजन मिलेंगे तो जो एक कंपाउंड बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? Mg3N2 है ना, मैग्नीशियम नाइट्रेट, लिथियम ऑक्साइड, Al2Cl3, ये आपका क्लोरीन गैस है Cl2. तो एल्यूमिनियम का क्लोरीन से रिएक्शन करेंगे तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा ना Al2Cl3, और पोटेशियम ऑक्साइड K2O, Mg3N2 Li2O AlCl3 और पोटेशियम ऑक्साइड K2O. What happens when जिंक कार्बोनेट इट इज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन? अभी कार्बोनेट है तो इसका मतलब कैल्सिनेशन कर रहे हैं, तो जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगी, मतलब कैल्सिनेशन कर रहे हैं यहाँ पर. फिर अ मिक्सचर ऑफ कॉपर ऑक्साइड एंड कॉपर सल्फाइड इज हीटेड, तो यहाँ रिडक्शन हो जाता है, इसका. पहले वाले में इट अंडरगोज कैल्सिनेशन और केमिकल रिएक्शन होगा, जिंक कार्बोनेट करेंगे जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस. और दूसरे वाले में जब कॉपर ऑक्साइड CuO2 को कॉपर सल्फाइड के साथ हीट करेंगे तो इसका रिडक्शन हो जाएगा, कॉपर मिल जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी. हाफ सेंचुरी मार्क. नॉन मेटल A is important constituent of food and forms two oxide B and C. नॉन मेटल है, अच्छा कार्बन है, जो हमारे फूड का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कार्बन है. अब वो उसके दो ऑक्साइड होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, एक CO2. ऑक्साइड B ऑक्सीजन, हाँ कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत जहरीली गैस है, और C जो है वो ग्लोबल वार्मिंग करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड है जो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है. तो A कार्बन हो गया, B कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, C कार्बन डाइऑक्साइड हो गया. और ये कौन से पीरियोडिक टेबल से बिलोंग करता है? कार्बन का है आपका एटॉमिक नंबर 6 है ना, 14 से है. इसका एक तरीका देख लीजिए, कैसे तरीका पता चलेगा, याद करने से अच्छा है, क्योंकि आपका 14 चैप्टर बार पीरियोडिक टेबल इस बार आ नहीं रहा आपके सिलेबस में, दैट इज वाई थोड़ा सा आपके साथ क्लास में डिस्कस नहीं हुआ है. कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 2 और 4, तो ये जो 4 है ना, और 14 जो है पीरियड ग्रुप नंबर, उसमें भी आप इसको इस तरह से तोड़ेंगे तो 4, ये पहचान है कि 14 से बिलोंग करता है. 15 वाले में 5 आएगा, 16 वाले में आउटर सेल में 6 आएगा, 17 वाले में 7 आएगा, 18 में 1, 18 में 0 आएगा, क्योंकि 8 आएगा, मतलब वैलेंसी 0 होगी. 18th ग्रुप में जो है, 18th ग्रुप में सभी एलिमेंट जो है उनके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे हीलियम को छोड़कर. 17 वाले में 7 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे आउटर सेल में, 16 में 6, 15 में 5, 14 में 4. तो ये कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी 14th ग्रुप से बिलोंग करते हैं. एल्यूमिनियम 13 से करता है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है Al इसका जो है 13 है, 2, 8, 3, तो 3 दिखाई दे रहा है, तो 13 वाले में 3 होता है आउटर सेल में. गिव 2 एग्जांपल ईच ऑफ मेटल दैट आर गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. लगे गुड कंडक्टर का और पुअर कंडक्टर दोनों का. गुड कंडक्टर में तो आप सिल्वर कॉपर डाल सकते हो, और बैड कंडक्टर में लेड और मरकरी डाल सकते हो हीट के. Name one metal and one non-metal that exist in liquid state at room temperature. एक metal mercury हो गया, non-metal bromine हो गया. Also name two metal having melting point less than gallium cesium हो गया, जिनका melting point कम होता है 37 डिग्री सेल्सियस से, क्योंकि पाम पे रखने पिघल जाते हैं इसीलिए. तो mercury हो गया नॉन मेटल हो गया, ब्रोमीन नॉन मेटल हो गया जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, और टू मेटल जिनका मेल्टिंग पॉइंट 37 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, सीजियम और गैलियम, जो हमारे पाम पे रखने पर भी पिघल जाते हैं.
Now we have 53rd question. An element A react with water to form compound B which is used in whitewashing. अच्छा, मतलब कैल्शियम है एलिमेंट शायद और वाटर से रिएक्शन करेंगे, सॉरी, और कंपाउंड बी बनेगा जिसको व्हाइट वॉशिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ए बन गया कैल्शियम, बी बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. द कंपाउंड बी ऑन हीटिंग फॉर्म एन ऑक्साइड सी, फिर से कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा. विच ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर गिव्स बैक बी, फिर पानी से ट्रीट करेंगे तो बी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा. ए बी सी और गिव देयर रिएक्शंस. तो ए बी सी आपका ए कैल्शियम, बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पानी से रिएक्शन करने के बाद बना, और सी कैल्शियम ऑक्साइड उसको हीट करने के बाद बना. रिएक्शन है, कैल्शियम है, ये पानी से रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी. ये हाइड्रोजन गैस में चिपक जाती है तो तैरने लगता है कैल्शियम जो ऊपर. और दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर. एन अल्कली मेटल ए गिव्स अस कंपाउंड बी जिसका मॉलिक्यूलर, ये आपका NaOH है, 40 मतलब NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी ए जो है सोडियम है और वो अल्कली जो बनाता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है और पानी से रिएक्ट करने के बाद. द कंपाउंड बी गिव्स अ सॉल्युबल कंपाउंड सी ऑन ट्रीटमेंट विद एल्यूमिनियम ऑक्साइड. अब जब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड से रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड तो एक कंपाउंड सी बनाता है, तो ABC क्या होगा वो हमें देखना है यहाँ पे रिएक्शन. तो ए हो गया सोडियम, बी सोडियम ऑक्साइड, सी सोडियम एल्यूमिनेट. पीछे भी हमने किया था रिएक्शन इनका, ये रहा. सोडियम का वाटर से रिएक्शन करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस. फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का इससे करेंगे, ये एम्फोटेरिक बिहेवियर दिखा रहा है यहाँ पर, यानी यहाँ पर ये बेसिक नेचर दिखा रहा है, एसिडिक नेचर दिखा रहा है, और ये बेस से रिएक्ट कर रहा है तो ये सॉल्ट और वाटर बन रहा है, सोडियम एल्यूमिनेट. क्योंकि आप जानते हो कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, इसलिए इस तरह का ये रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है बेस के साथ. एसिड बेस सॉल्ट एंड वाटर, सोडियम एल्यूमिनेट एक सॉल्ट हो गया, वाटर हो गया आपका यहाँ पे. गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम इट्स ओर बाय रोस्टिंग. जिंक का अगर सल्फाइड होगा, जिंक सल्फाइड होगा तो उसका रोस्टिंग कर देंगे, और अगर जिंक कार्बोनेट होगा तो उसका कैल्सिनेशन कर देंगे. रोस्टिंग में एयर की प्रेजेंस में इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं और कैल्सिनेशन में एयर की एब्सेंस में स्ट्रांगली हीट करते हैं. ठीक है, और दोनों में ही ऑक्साइड मिलता है, बाद में उसका रिडक्शन कर लेते हैं. तो देखो जिंक सल्फाइड है, सल्फाइड का कैल्सिनेशन रोस्टिंग होता है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, रोस्टिंग हो रहा है जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड. और ये कार्बोनेट है तो इसका कैल्सिनेशन होता है, यानी एयर की एब्सेंस में इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं, तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, ये आपने एक्सट्रैक्शन में आपने पढ़ा हुआ है, जो मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं उनके लिए है. मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट्स का या तो रोस्टिंग करते हैं या कैल्सिनेशन करते हैं. रोस्टिंग का मतलब एयर की प्रेजेंस में स्ट्रांगली हीट करके उनका ऑक्साइड प्राप्त करना, कैल्सिनेशन का मतलब होता है एयर की एब्सेंस में स्ट्रांगली हीट करके उनका ऑक्साइड प्राप्त करना. उसी का ये एग्जाम्पल है, ऑक्साइड मिल गए दोनों को. A metal M does not liberate hydrogen from acid but react with oxygen to give black. ये जब ब्लैक कलर आ जाए ना समझो कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड है. कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर की कोटिंग होती है, तो और कॉपर रिएक्ट भी नहीं करता, वो उससे एसिड से HCl से रिएक्ट भी नहीं करता कॉपर. तो ये M जो है वो कॉपर है. आगे पढ़ते हैं. आइडेंटिफाई M. ब्लैक कलर कंपाउंड कॉपर ऑक्साइड है, और फिर इसका रिएक्शन देख लो. M कॉपर है, ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड होता है, कॉपर का ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा. कॉपर कार्बोनेट एक होता है, वो ग्रीन कलर की कोटिंग होती है, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर की कोटिंग होती है. दोनों कॉपर में ही है, कंफ्यूज नहीं होना है. कॉपर कार्बोनेट है ग्रीन वाली कोटिंग. एन एलिमेंट फॉर्म एन ऑक्साइड Al2O3. अच्छा A2, ये सिंबल की तरह इस्तेमाल किया होगा, हो सकता है ये A2O3 विच इज एसिडिक इन नेचर. अच्छा एसिडिक इन नेचर है. आइडेंटिफाई ए एज मेटल ऑन, तो नॉन मेटल है. हम तो जनरल बात करेंगे. अगर ए कोई एलिमेंट है और उसका ऑक्साइड बन रहा है, वो एसिडिक इन नेचर है, तो वो एलिमेंट नॉन मेटल होता है. नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं.
वो अलग बात है कि एक्सेप्शंस में आप M4 ऑक्साइड देखते हो, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड या जिंक का ऑक्साइड, वो एक्सेप्शंस हैं। तो जो एक्सेप्शंस की बात तो जब करना चाहिए जब एक्सेप्शन जैसी बातें हो रही हो, यहाँ जनरल बात सी लग रही है। A solution of copper sulfate was kept in iron pot. After few days the iron pot was found to have number of holes. आयरन पॉट जो था उसमें होल्स बन गए, कॉपर सल्फेट रखा था इसलिए। कारण यह है कि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके आयरन सल्फेट बना देता है, वो इसीलिए वहां होल्स हो गए, उस बर्तन में होल्स हो गए, क्योंकि आयरन निकल निकल के कॉपर से रिएक्शन कर रहा है, इसलिए होल्स बना रहा है। F is more reactive as compared to copper, therefore F displaces copper from copper sulfate and forms iron sulfate. Reaction डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने अगर लाइफ में पहली बार पढ़ी होगी तो यही वाली पढ़ी है, क्लास 7th 8th में। ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट है, उसमें आयरन नेल डाल दो और रिएक्शन के बाद उसका कलर फेड हो जाता है, आयरन सल्फेट बन जाता है, साथ में कॉपर आयरन नेल पर डिपॉजिट हो जाती है ब्राउन कलर की। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सबसे पहले आप पढ़ते हैं अपने जूनियर क्लासेस में। Now 59. A non-metal A which is largest constituent of air, मतलब नाइट्रोजन हो सकता है, when heated with H2 in ratio, ये तो अमोनिया बन गया, क्योंकि 1:3 9th क्लास चैप्टर 3 अमोनिया बनने के लिए 1:3 एक पार्ट हाइड्रोजन 3 पार्ट नाइट्रोजन जुड़ते हैं तो अमोनिया बनता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, क्लास 9th चैप्टर 3 लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन, वहां आपने पढ़ा है। अमोनिया बनने के लिए 1:3 में जुड़ते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अब in presence of catalyst Fe gives a gas B. Okay. On heating with O2 it gives an oxide C. If this oxide is passed into water in the presence of it gives an acid D which act as a strong oxidizing agent. Nitric acid. A B C को पहचानो, चलिए डिस्कस करें। यहाँ A जो है नाइट्रोजन गैस है, एयर का बड़ा कंपोनेंट है नाइट्रोजन गैस, जो NH ये 1:3 में जुड़ता है तो अमोनिया बनता है, तो ये B हो गया NH3। अब इसके बाद में इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट गिव्स ए गैस B, नाइट्रोजन का ऑक्साइड। अच्छा इसके साथ ऑन हीटिंग विद O2 इट गिव्स एन ऑक्साइड C, नाइट्रोजन का ऑक्साइड हो गया NO। इफ दिस ऑक्साइड पास इनटू वाटर, फिर इसे पानी में पास करते हैं इस ऑक्साइड को, नाइट्रोजन के ऑक्साइड को, तो एक एसिड बन जाता है नाइट्रिक एसिड HNO3, जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड को एयर पानी में पास करते हैं। टू विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल डज दिस नॉन मेटल बिलोंग, नाइट्रोजन बिलोंग करता है कौन से ग्रुप से? ऐसे तो आपको 15 यहाँ लिख दिया, पर अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन बताया था नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 2 5 आउटर सेल में 5 है, तो इसका मतलब 15वें ग्रुप से है। गिव द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड in the extraction of metal low and medium reactivity from their respective sulfide ores, मतलब जो मेटल लो या मीडियम रिएक्टिव है उनके सल्फाइड से मेटल को कैसे ऑब्टेन किया जाता है उसके स्टेप्स बता दें। तो अगर लो रिएक्टिव है सल्फाइड है तो उसका रोस्टिंग कर दो, सीधा मेटल मिल जाता है, जैसे मरकरी वाले में आपने देखा था लो रिएक्टिव में। सिल्वर में भी है, मरकरी में भी एग्जाम्पल में। फिर उसको रिफाइनिंग कर लो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, प्योर मेटल आपको मिल जाएगा। ये तो लो रिएक्टिव के लिए हो गया। जो मीडियम रिएक्टिव है वहां थोड़ा स्टेप बढ़ जाता है, उसका रोस्टिंग करते हैं सल्फाइड का, यानी एयर की प्रेजेंस में स्ट्रांगली हीट करते हैं, तो पहले उसका ऑक्साइड मिलता है, फिर उसका रिडक्शन करते हैं उससे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट के साथ उसको हीट करके, तो फिर मेटल मिलता है, फिर उसका प्योरिफिकेशन यानी रिफाइनिंग कर लेते हैं, प्योर मेटल मिल जाते हैं। तो यहाँ जो लो रिएक्टिव है यहाँ पे डायरेक्ट रोस्टिंग के बाद मेटल मिल रहा है, बाद में रिफाइनिंग करना है। इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा हो रहा है कि यहाँ पहले रोस्टिंग के बाद ऑक्साइड मिलता है उस मेटल का, बाद में उसका रिडक्शन करना पड़ता है, फिर जाके मेटल मिलता है, फिर उसका रिफाइनिंग करना पड़ता है। तो ये मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल जो सल्फाइड की ओर से उसके लिए है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, रिएक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम डिक्रीजेस इफ इट इज डिप्ड इन HNO3। एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है जब HNO3 में डालते हैं। एक्चुअली होता है क्या है कि ना HNO3 में डालते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है, जो एक तरह से उस पे एक तरह से अब उसको और आगे रिएक्शन से रोकता है,
उसकी ऑक्साइड की कोटिंग जो होती है वो उसे आगे आगे रिएक्शन करने से रोकती है, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। पीछे चैप्टर एसिड बेस में हमने एक ऐसा ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, वहां पे था ऐसा ही है एग्जाम्पलर में कि वो उस एल्यूमिनियम के कंटेनर में नाइट्रिक एसिड को रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। तो रख सकते हैं। स्टार्टिंग में तो पहले एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देगा नाइट्रिक एसिड, उसको ऑक्सीडाइज करके, फिर वो जो ऑक्साइड की कोटिंग होगी उसे फर्दर कोरोजन से रोकेगी और उसमें फिर स्टोर कर सकते हैं नाइट्रिक एसिड को। आगे, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम, क्योंकि कार्बन को रिड्यूस इसलिए नहीं कर सकता सोडियम या मैग्नीशियम ऑक्साइड, इनकी जो एफिनिटी है ऑक्सीजन से ज्यादा है इन कंपैरिजन टू कार्बन। NaCl is not a conductor of electricity in solid state, whereas it does conduct electricity in aqueous solution as well as in molten। हाँ, क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयंस फ्री नहीं होते मूव करने के लिए, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं हो पाती सोडियम क्लोराइड से। आयरन आर्टिकल आर गैल्वेनाइज्ड, वो जिंक की कोटिंग कर देते हैं रस्टिंग से प्रूव करने के लिए। अब देखो इसमें कितने पार्ट हैं, आपको लगेगा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, पर वो पार्ट से लॉन्ग हुआ है तो छोटे छोटे क्वेश्चन। मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट, क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है, इसलिए फ्री स्टेट में पाए नहीं जाते। ये सभी आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके लिए। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की ऑक्साइड की लेयर बन जाता है, इसलिए रिएक्शन कम होता है, मोर रिएक्टिव, सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। लेट्स मूव ऑन। Given below are the steps for extracting copper from its ore. Write the reaction involved. Roasting sulfide पहला, reduction of copper oxide with copper sulfide, then electrolytic refining। इसका फिर डायग्राम ही बनाना है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग डायग्राम तो आपको वही बनाना है जो आपने एनसीईआरटी में सीखा हुआ है। सबसे पहले रोस्टिंग जब करेंगे तो यानी ये कॉपर सल्फाइड है, एयर की प्रेजेंस में स्ट्रांगली हीट करेंगे, कॉपर ऑक्साइड मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। फिर इसी को फर्दर कॉपर ऑक्साइड को उसी के ओर के साथ स्ट्रांगली हीट कर देंगे, तो ये कॉपर हो जाएगा और सल्फर डाई, इसे कहते हैं ऑटो रिडक्शन, अपने आप रिडक्शन हो रहा है, इन्हें अलग से कुछ नहीं लाना पड़ा, उसी के सल्फाइड के साथ ही उसको स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं, जिसे ऑटो रिडक्शन भी कहते हैं कई बार, और कॉपर मिल गया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो गई। अच्छा हाँ, लिखा भी है, दिस रिएक्शन आल्सो नोन एज ऑटो रिडक्शन। फिर रिएक्शन फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करेंगे आपको पता है कि कैथोड पर मेटल मिलेगा, एनोड पर उसका वो होगा, ठीक पतला होता जाएगा, डिसॉल्व होता जाएगा इलेक्ट्रोलाइट में एनोड से मेटल, इम्प्योर मेटल। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, ये भी उसी पर बेस्ड क्वेश्चन हो गया ये वाला पार्ट। कैथोड जो होगा प्योर मेटल की थिन स्ट्रिप होगी, एनोड इम्प्योर मेटल की मोटी रॉड होगी, तो उसी से डिसॉल्व होता रहेगा इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मेटल, और कैथोड पर डिपॉजिट होता रहेगा। वही चीज यहाँ दिखाया हुआ है। कैथोड पे देखो यहाँ पे Cu2 प्लस हो रहा है, कॉपर बन रहा है, और यहाँ पे एनोड पर डिसॉल्व हो रहा है यहाँ पे। और डायग्राम आपको यहाँ पे बनाना है इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग का एज मेड इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फिगर 3.12 पेज नंबर 52। यहाँ तक मैंने आपको पेज नंबर भी एनसीईआरटी का बता दिया है। विद्यार्थीगण इसका अभ्यास कर लें, इसकी प्रैक्टिस कर लें एग्जाम के लिए, इस फिगर की जो पेज नंबर 52 पर है, फिगर नंबर दिस है। तो चलिए, आपके पास बुक नहीं है तो अभी हम आपको दिखा देते हैं बुक, ये फिगर, इसका अभ्यास करना है आपको, एनोड, कैथोड की और ये बैटरी, फिर ये सॉल्ट, एनोड मड, इस फिगर का प्रैक्टिस कर लेंगे। ऑन द थ्री मेटल्स ऑफ द थ्री मेटल एक्स वाई जेड, एक्स रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, तो एक्स कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहा है, तो ये कैल्शियम भी हो सकता है, मैग्नीशियम भी, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम में से कोई भी हो सकता है। लेट्स सी आगे। वाई विद हॉट वाटर, हॉट वाटर से मैग्नीशियम करता है, और जेड विद स्टीम यानी आयरन करता है। आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड, तो एक्स को कहाँ कहाँ रखें, कोल्ड वाटर से कर रहा है तो ये एक्स तो कैल्शियम भी हो सकता है और आगे वाला भी हो सकता है जो है, और इनकी इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी पोटेशियम भी बोला हुआ है यहाँ पे, और सोडियम भी हो सकता है, अल्कलीज है अगर तो। और वाई क्या है, मैग्नीशियम, ये कैल्शियम क्यों लिखा हुआ है, हॉट वाटर से तो मैग्नीशियम करता है। हाँ मतलब करेगा, हम डिनाई नहीं करेंगे, मतलब ये बात भी सही है कि हॉट वाटर से वो करेगा, पर कोल्ड से भी करता है कैल्शियम नॉर्मल। हाँ कोल्ड मतलब कि नॉर्मल, और आयरन तो स्टीम से करता है, और रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा सोडियम की, उससे कम मैग्नीशियम की, और सबसे कम आयरन की, ये रिएक्टिविटी बना दी।
एन एलिमेंट ए बर्न विद गोल्डन फ्लेम, इट रिएक्ट विद अनदर एलिमेंट बी एटॉमिक नंबर 17। ये जो 17 मतलब क्लोरीन हो गया, और क्लोरीन का सबसे ज्यादा जिगरी दोस्त सोडियम है। तो सोडियम जो है ये क्लोरीन से आई थिंक रिएक्ट करने वाला है और एक बनाता है सी मतलब सोडियम क्लोराइड हो गया, ए मतलब आपका सोडियम और बी मतलब क्लोरीन गैस और सी मतलब सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे ना तो डी मिलेगा, एन लिबरेट डी मिला सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगा, क्लोरीन गैस बनेगा और रिएक्शन वही क्लोरो अल्कलाई प्रोसेस वगैरह है। ए सोडियम हो गया, क्लोरीन गैस हो गया, फिर सोडियम क्लोराइड बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा जब वो करेंगे क्लोरो अल्कलाई प्रोसेस करेंगे। तो Na+Cl NaCl हो गया, NaCl प्लस वाटर। ये सेकंड चैप्टर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे आप थर्ड चैप्टर में कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह सेकंड चैप्टर में ये वाला रिएक्शन क्लोरो अल्कलाई प्रोसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो यहाँ क्लोरो अल्कलाई प्रोसेस हो रहा है, सोडियम क्लोराइड एक्वा सॉल्यूशन से ब्राइन कहते हैं, उसमें करंट पास होता है जब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी होना चाहिए। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। हाइड्रोजन गैस कैथोड पर होती है, ये एनोड पर होती है। Two ores A and B were taken. On heating, A gives carbon dioxide, whereas B gives sulfur dioxide. तो A अगर कार्बन डाइऑक्साइड दे कार्बोनेट हो सकता है, A का कार्बोनेट हो सकता है, और जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कर वो सल्फाइड है। What step will you take to convert them into metals? तो वो इसका A वाले का वो कर देंगे कैल्सिनेशन, स्ट्रांगली हीट कर देंगे एयर के एब्सेंस में, बाद में रिडक्शन कर देंगे, और B वाले का रोस्टिंग कर देंगे जो सल्फाइड बना रहा है, फिर बाद में उसका भी रिडक्शन कर देंगे। A gives carbon dioxide, B therefore ores are M मतलब मेटल का सिंबल है बच्चों, मेटल कार्बोनेट है और ये मेटल सल्फाइड। तो A का ये कार्बोनेट का कैल्सिनेशन करेंगे और मेटल का ऑक्साइड बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, फिर उसका रिडक्शन कर देंगे, ये ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म करेंगे तो ये रिडक्शन हो जाएगा, मेटल मिल जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। और B वाला क्योंकि सल्फाइड है तो इसका रोस्टिंग करेंगे, मेटल का ये रोस्टिंग करेंगे तो मेटल का ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, फिर उसका जो मेटल का ऑक्साइड मिलेगा उसका रिडक्शन कर देंगे कार्बन के साथ हीट करके, मेटल मिल जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी। तो इन द एंड ऑफ दिस चैप्टर इन्होंने वापस से आपको वो सिखा दिया, रेस्ट रिवीजन करा दिया, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। इस तरह से आपका एक शानदार चैप्टर एग्जाम्पलर प्रॉब्लम के साथ कंप्लीट होता है। हैव ए हैप्पी लर्निंग, टेक केयर। मिलते हैं आपसे कार्बन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर में।